आएंगे फिजिक्स का ग्रेविटेशन चैप्टर प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे। तो समझते हैं, शुरू करते हैं। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये फोर्स क्या होती है, देखो जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऑब्जेक्ट है, ये देखो ये ऑब्जेक्ट, और मैं इसे ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा रहा हूँ तो इस पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। अभी देखो समझाता हूँ। ये देखो ये कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो इसे मैं, ये आई कार्ड है मेरा, और इसे मैं ऐसे गोल गोल घुमा रहा हूँ, मतलब देखो गोल गोल घुमा रहा हूँ। अब ये ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ना, तो ये इसका ऑर्बिट हो गया। और ये क्यों घूम रहा है इस पाथ में, क्योंकि एक रस्सी से इस पे फोर्स पड़ रही है। ये ऑब्जेक्ट जाना सीधा जा रहा है, लेकिन रस्सी कह रही है भैया जा मेरी तरफ आ जा। मतलब अभी भी मैं करता हूँ काफी बार कि कोई बच्चा दौड़ रहा होता है मेरे पास से, मैं उसे पकड़े गोल घुमा देता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई वो क्यों गोल घूम जाता है, जाना तो सीधा चाहता है, लेकिन मैंने अपने हाथों से थोड़ी सी अपनी तरफ फोर्स मार दी, तो वो जो फोर्स मैंने मारी वो होगी सेंट्रीपिटल फोर्स। और क्योंकि उस पे सेंट्रीपिटल फोर्स पड़ी तो वो गोल गोल घूम गया। तो बेसिकली जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है ना, उस टाइम जब सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है वो सेंटर की तरफ ही लगती है। देखो ये ऑब्जेक्ट जब गोल गोल घूम रहा था मेरा एक कार्ड, तो ये उसका सेंटर था। ये मेरा हैंड है ना, मैं अपने हाथ से घुमा रहा था, तो मेरा हैंड था इसका सेंटर। और जो रस्सी थी ये इसे सेंटर की तरफ खींच रही थी, ये रस्सी इसे सेंटर की तरफ कह रही थी भाई आजा मेरी तरफ, मतलब आजा सेंटर की तरफ। तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा था। अभी इसका लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखो अभी ये जो बच्चा है ये दौड़ते दौड़ते आएगा और अपने हाथों से मैंने इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स मार दी। अब मेरे हाथों ने इसको अपनी तरफ खींचा, मतलब सेंटर की तरफ, तो मेरे हाथों ने सेंट्रीपिटल फोर्स मारी, जिसकी वजह से ये बच्चा गोल गोल घूम गया। तो ये था सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जाम्पल। अभी हम देखने वाले हैं टेंजेंट के बारे में। अब देखो टेंजेंट क्या होती है। ये एक लाइन है, ये जो पाइप ले रहा हूँ ये एक लाइन है, और ये टेप एक सर्कल है। अब जब ये लाइन अगर सर्कल के सिर्फ एक ही पॉइंट से टच होके जाएगी ना, तो ये टेंजेंट कहलाएगी। और अगर एक से ज़्यादा से टच होके जाए तो ये टेंजेंट नहीं कहलाएगी। जैसे अब देखो यहाँ अभी 2 पॉइंट से टच होके जा रही है तो ये टेंजेंट नहीं है, लेकिन अब जब ये 1 पॉइंट से टच हो रही है तो ये टेंजेंट है। तो यही होता है टेंजेंट। एक सर्कल पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट हो सकती है, मतलब जितनी मर्जी बना सकते हो उतनी बना दो। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो है ग्रेविटी। यही है इस चैप्टर के अंदर। तो ग्रेविटी क्या होती है समझो। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसपे थोड़ा सा भी मास है, मतलब थोड़ा सा भी मास है ना अगर उस पे, तो वो अपने चारों तरफ थोड़ी सी फोर्स मारेगा। अब उस फोर्स को कहते हैं ग्रेविटी। अब अगर मास ज्यादा आएगा तो फोर्स भी ज्यादा आएगी, मतलब अगर मास ज्यादा हुआ तो ग्रेविटी भी ज्यादा आएगी, मास कम हुआ तो ग्रेविटी भी कम आएगी। मतलब मैं भी अपने चारों तरफ थोड़ी सी फोर्स मार रहा हूँ, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट मेरी तरफ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मेरी ग्रेविटी कम है, मतलब मेरा मास कम है इसलिए मेरी ग्रेविटी बहुत कम है। लेकिन धरती अगर मैं उछलूं तो मैं धरती की तरफ इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि धरती का मास बहुत ज्यादा है। मैं ऊपर जाता हूँ खींच लेती है, मास इतना ज्यादा है इसका। तो ये होती है ग्रेविटी, आप समझ गए होंगे। ये देखो मैंने इस पेन को छोड़ा नीचे गिर गया, ग्रेविटी की धरती की ग्रेविटी ने इसे खींच लिया। देखो अब ना कुछ विद्वान लोगों ने एक क्वेश्चन किया, कि क्वेश्चन ये था कि जैसे देखो ये मार्कर है, मैंने इसे छोड़ा नीचे गिर गया। अब ये क्यों नीचे गिरा, फोर्स दोनों पे देखो, धरती इस पे जो फोर्स मार रही है वही धरती पे ये उतनी फोर्स धरती पे मार रही है। हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जितनी फोर्स धरती इस पे मार रही है उतनी भी ये भी उस पे मारेगा, ऑब्वियस ही बात है। तो ये क्यों नीचे जा रहा है, धरती क्यों नहीं इस पे आके टकरा जा रही। मतलब उनका कहना ये था कि जब ये मान लो मेरा हाथ धरती है और जब मैं इस पेन को छोड़ूंगा ये क्यों नीचे गिर रहा है, ये धरती आगे इस पे क्यों नहीं टकरा जा रही है ऐसे। तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, इसे प्रैक्टिकल तरीके से ही समझेंगे पहले। हाँ नहीं, पहले एक बार न्यूमेरिकली भी समझ लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल समझेंगे, ठीक है। तो देखो अभी ना इसमें क्या है, एक हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में एक हमने फॉर्मूला निकाला था सेकंड चैप्टर में, वो था फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये क्या आपका नहीं झूठा, मुझे इसमें तो कुछ भी नहीं। तो इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अभी हमें एक्सेलरेशन देखनी है ना इनकी। तो फोर्स अपॉन एम इज इक्वल टू ए, ये तो आप कर ही सकते हैं, इतना तो आपको आता ही होगा, मैं तो समझाता हूँ। तो देखो इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर मास बढ़ा तो एक्सेलरेशन घटेगी, अगर मास घटा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगी। अब ये फॉर्मूला जो है इसके हिसाब से, तो इसको ना ये वाला जो फॉर्मूला है इसे हम इस केस में अप्लाई करते हैं। क्या हुआ देखो, ये ऑब्जेक्ट है और ये है धरती है मेरा हाथ, तो
तो इसके अंदर धरती का मास बहुत ज्यादा मास है, और इस ऑब्जेक्ट का मास बहुत कम है। और जैसे ही मैंने इसे छोड़ा तो इसकी एक्सेलरेशन बढ़ गई। भाई इस ऑब्जेक्ट का मास बहुत कम था ना, मेरे मार्कर का मास बहुत कम है और धरती का मास बहुत ज्यादा है, तो धरती की एक्सेलरेशन बहुत कम हुई क्योंकि धरती का मास ज्यादा है, और इस मार्कर का मास कम है, इसलिए इसकी एक्सेलरेशन बढ़ गई। तो ये था इसका न्यूमेरिकली आंसर। अभी इसको फिजिकली मतलब प्रैक्टिकली देखते हैं। अब देखो, इस वीडियो में मैंने लगाई दीवार पे फोर्स और साथ में दीवार ने भी मुझ पे फोर्स लगाई, लेकिन मैं ही आगे गया, मतलब मेरी ही एक्सेलरेशन हुई क्योंकि मेरा मास कम था और दीवार का मास मेरे से बहुत ज़्यादा था, और मेरा मास कम होने की वजह से मेरी एक्सेलरेशन बढ़ गई और मैं हिल गया और दीवार को कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अब मैंने एक बच्चे को खड़ा कर दिया और बच्चे का मास मेरे से कम था, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन उसकी हुई ना कि मेरी। अब बच्चा गिर गया और मैं अपनी जगह रहा। तो अभी आपने देख लिया कि जब मार्कर को नीचे धरती पे छोड़ते हैं तो धरती आके इस पे क्यों नहीं टकराती, क्योंकि इसका मास कम है तो इसकी एक्सेलरेशन बढ़ जाती है और यही धरती पे जाता है। तो इसका जवाब भी हमने जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने ना ग्रेविटी को प्रैक्टिकली भी देख लिया, न्यूमेरिकली नहीं देखा, प्रैक्टिकली और थ्योरिकली हमने देख लिया। अब बारी आती है इसे न्यूमेरिकली समझने की। तो देखो, अब ना न्यूमेरिकली ग्रेविटी का एक फॉर्मूला है जो हम अभी आपके सामने निकालेंगे। कैसे निकला मतलब वो देखेंगे। अब देखो, पहले ही ग्रेविटी एक फोर्स है ना, ग्रेविटी एक फोर्स है बेसिकली, तो इसे मैं एफ से डोनेट कर देता हूँ। फोर्स इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज इक्वल टू बाद में डालेंगे हम, वो भी डालेंगे मैं बाद में। तो ग्रेविटी किससे बढ़ती है, किस पे डिपेंड करती है? तो ये डिपेंड करती है मास पे और कितना डिस्टेंस है दो ऑब्जेक्ट के बीच में उस पे। अगर मून का मास बहुत कम है, धरती का मास बहुत कम है, तो कहाँ से ग्रेविटी लगाएगी? और अगर मून और धरती के बीच का डिस्टेंस ही बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो भी इन दोनों पे ग्रेविटी का कोई असर नहीं होने वाला। तो इसलिए हमें क्या पता चलता है, ग्रेविटी एक तो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है और मास पे। तो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मास होता है दो ऑब्जेक्ट का, एक ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटी थोड़ी लगती है, दो ऑब्जेक्ट का मास चाहिए, तो एक तो मास को हम क्या देंगे, बड़ा मास। और डिस्टेंस, क्योंकि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो ग्रेविटी घटेगी, तो डिस्टेंस जाएगा नीचे। और देखो, ये दो ऑब्जेक्ट है ना, ग्रेविटी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगती है, तो इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस हमें दो लेने पड़ेंगे, क्योंकि एक इसका डिस्टेंस, मतलब एक इसके लिए डिस्टेंस और एक इस वाले के लिए डिस्टेंस, दो ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग डिस्टेंस। तो d इंटू डी, तो dt दो बार कर दिया तो हम इसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो अभी ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन है, अगर इसे हमें परफेक्ट फॉर्मूला बनाना है तो इसे इज इक्वल टू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इज इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए हमें कांस्टेंट डालना पड़ेगा। अब वो कांस्टेंट कुछ लोगों ने सोच लिया और वो कांस्टेंट है जी। अब इसकी एक वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू होती है जी इज इक्वल टू 6.7 इंटू 10 की पावर -11, तो ये होती है इसकी वैल्यू। और जब ये जी इसमें कांस्टेंट डाल दिया तब ये इज इक्वल टू हो जाएगा। अब देखो, मतलब आपको अगर दो बच्चों के बीच का मास या ग्रेविटी कैलकुलेट करनी है तो दोनों बच्चों का मास लो, उनके बीच में कितना डिस्टेंस है वो ले लो, और ये वाला फॉर्मूला ग्रेविटी ये जी वाला भी डाल दो, और फिर निकल आएगी कितनी न्यूटन की फोर्स वो मारते हैं एक दूसरे पे। तो ये होता है इसका फॉर्मूला, हमने ये भी समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो है फ्री फॉल। तो फ्री फॉल क्या है समझो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट धरती पे गिरता है तो उसके अंदर थोड़ी सी एक्सेलरेशन आती है। अब इस एक्सेलरेशन को कहते हैं फ्री फॉल। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट आप छोड़ रहे हो ना, तो गिरते गिरते थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ाएगा, और इसी को कहते हैं फ्री फॉल। अब ना ये जो एक्सेलरेशन मैंने आपको बताई थी फ्री फॉल की, ये मास पे डिपेंड नहीं करती। क्या मतलब, कोई जो भारी ऑब्जेक्ट है हल्का ऑब्जेक्ट है उसे फर्क नहीं पड़ता, भारी और हल्के पे दोनों पे सेम एक्सेलरेशन होनी चाहिए। लेकिन अब जब मैं इसे छोड़ूंगा तो इस लॉ के हिसाब से दोनों को सेम स्पीड पे नीचे गिरना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। देखो, पेपर बाद में इसलिए गिरा क्योंकि एयर रेजिस्टेंस ने इसे नीचे आने नहीं दिया, लेकिन बुक पे एयर रेजिस्टेंस उतना हैवी नहीं था, मतलब उतना इफेक्टिव नहीं था, लेकिन एक्सेलरेशन दोनों पे सेम थी। अगर मैं एयर खत्म कर दूं ना, एयर रेजिस्टेंस की एयर ही खत्म कर दूं, तो फिर दोनों के दोनों सेम स्पीड पे गिरेंगे। अब वैक्यूम मैं यहाँ बना नहीं सकता, तो कोई और एक्सपेरिमेंट करूंगा। देखो, अभी मैंने पेपर रख दिया बुक के ऊपर, जिसकी वजह से पेपर के नीचे कोई हवा नहीं है जो इसे नीचे आने से रोके, मतलब जो इसे ऊपर करे। तो अब जब मैं इसे छोड़ूंगा ना, तो दोनों के दोनों एक ही टाइम पे नीचे गिरेंगे। देखो, ये देखा अभी आपने, ये एक ही टाइम पे नीचे गिरे, क्योंकि पेपर के नीचे कोई हवा नहीं थी जो इसे ऐसे ऊपर ले आए, इसलिए दोनों एक ही टाइम पे नीचे गिरे। और फ्री फॉल को लो, हमें फ्री फॉल का ला
हमने साबित कर दिया कि भारी या हल्के ऑब्जेक्ट से फर्क नहीं पड़ता, बस एयर रेजिस्टेंस ना हो तो अभी हमने फ्री फॉल को तो देख लिया और हमने ये देख लिया कि हर ऑब्जेक्ट पे कुछ एक्सेलरेशन पड़ती है। अब जो एक्सेलरेशन पड़ती है ना, जो धरती किसी ऑब्जेक्ट पे जो एक्सेलरेशन मारती है वो है 9.8 मीटर पर सेकंड। और ये सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट की है जो धरती पे पड़ा हुआ है। कोई बहुत दूर है धरती से, मतलब स्पेस में घूम रहा है, उसकी उस पे 9.8 नहीं होती। अगर कोई धरती से 1-2 किलोमीटर ऊपर उछल रहा हुआ है तो उस पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन लगती है। और ये अब कैसे निकाला साइंटिस्टों ने, देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब ग्रेविटेशन की फोर्स का फॉर्मूला होता है जी एम बड़ा एम छोटा एम बाय डी स्क्वायर, ये होता है ना उसका फॉर्मूला। तो अभी कोई ऑब्जेक्ट मान लो धरती से थोड़ा सा ऊपर है, कोई गिर रहा था धरती से थोड़ा सा ही ऊपर हुआ ना, तो डिस्टेंस के आप 1-2 मीटर थोड़ी मानोगे। अब 1-2 मीटर नहीं मानते, इसके अंदर ना हम डिस्टेंस लेते हैं रेडियस को, मतलब धरती का जो रेडियस होता है इसके अंदर हम वो डिस्टेंस लेते हैं कि जो भी रेडियस है धरती का भी एक रेडियस है जो धरती की सर्कल है ना, तो इसका जो रेडियस है वो यहाँ पे डी स्क्वायर की जगह आएगा, ना कि डी स्क्वायर मानोगे आप। तो देखो अब ना हमें निकालिए एक्सेलरेशन, कितनी एक्सेलरेशन अर्थ प्रोवाइड करती है। तो फोर्स को आप क्या लिख सकते हो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम ये भी लिख सकते हैं एम ए इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। अब ए को आप यही रखो और इसे थोड़ा सा ऐसे भी हम लिख सकते हैं, फिर एम बाय आर स्क्वायर, और ये जो एम था वो यहाँ पे जाके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अब मास से ये कट गया तो ए इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। अब देखो ये वैल्यू आ गई। अब ना अगर आप सिर्फ इस वाले को सोल्व करोगे ना तो 9.8 आंसर आएगा, तभी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अर्थ की एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो आ गया कि एक्सेलरेशन कैसे निकाले। अब ना अर्थ की एक्सेलरेशन को ए से डोनेट ही करते हैं, अर्थ की एक्सेलरेशन को जी से डोनेट करते हैं, और जी का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब होता है बड़ा जी, ये वाला बड़ा जी, और एक होता है छोटा जी। बड़ा जी एक कांस्टेंट है और जी ये जो छोटा जी है ये एक्सेलरेशन है, तो इन दोनों में कंफ्यूजन ना जाना, ठीक है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मास। अब एक ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है ना, मतलब कितने अमाउंट ऑफ उसमें पार्टिकल्स है, मतलब इसमें कितने पार्टिकल्स है, ये है इसका मास। अब मास इंडिपेंडेंट होता है, किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करता, मतलब वो अकेला ही काफी है, और ये हर जगह सेम रहता है। धरती पे भी उतना ही रहेगा, चांद पे भी उतना ही रहेगा, स्पेस में भी उतना ही रहेगा जहाँ पे किसी ग्रेविटी नहीं होती, सूरज में भी उतना ही रहेगा, ब्लैक होल में भी इतना ही रहेगा, मतलब हर जगह सेम रहेगा ये। और मास की ऐसा यूनिट होती है केजी। अब अगर हमारा अगला टॉपिक है वेट, और ये इंडिपेंडेंट नहीं है, मास की तरह इंडिपेंडेंट नहीं है, ये मास पे डिपेंड करता है। अगर मास बढ़ेगा तो वेट बढ़ेगा, और ये मास के साथ साथ ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है, अगर ग्रेविटी बढ़ेगी तो भी वेट बढ़ेगा। तो एक बार ना इसका डिफरेंस समझ लो, वेट और मास में क्या होता है। मास का मतलब कितने पार्टिकल्स हैं एक ऑब्जेक्ट में, और वेट का मतलब कितनी फोर्स मार रहा है जमीन पे। अब मेरा वेट का मतलब क्या हुआ कि मैं कितनी फोर्स जमीन पे मार रहा हूँ, मतलब मैं जब खड़ा हूँ ना जमीन पे तो कितनी फोर्स मार रहा हूँ। और जैसे अभी ये मार्कर है मेरे हाथ पे, कितनी फोर्स से मार रहा है मेरे हाथ पे, तो ये इसका वेट हुआ। और मास का मतलब कितने पार्टिकल है इसके अंदर। और वेट को ना, वेट क्योंकि अभी एक फोर्स है, वेट एक फोर्स है, कितनी फोर्स वो मार रहा है, तो वेट को न्यूटन से डोनेट किया जाता है, एन। वेट का फॉर्मूला होता है एन। हाँ, केजी नहीं होता, किलोग्राम नहीं होता। दुकानदार आपको किलोग्राम देता है ना, इतने किलो के चावल, इतने किलो के, वो भाई किलो नहीं होता। उनके लिए किलो होता है, वो ठीक भी है अपनी जगह, लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में किलो नहीं होता। और वेट का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन होता ही है, और ये ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, मतलब ग्रेविटी बढ़ेगी तो वेट बढ़ेगा ही। अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो वेट इतना ज्यादा नहीं है, मतलब जितना भी है ठीक है, और अगर आप जुपिटर पे जाओगे तो वेट बहुत ज्यादा हो जाएगा, चांद पे जाओगे तो बहुत कम हो जाएगा, सूरज में जाओगे फिर तो मजा ही आ जाएगा। तो हमारा अगला टॉपिक थ्रस्ट है, और थ्रस्ट बताता हूँ क्या होता है। देखो ये कोई सरफेस है, इसमें मैंने फोर्स मारी। अब अगर इस फोर्स की डायरेक्शन इस सरफेस के 90 डिग्री है ना, तो ये थ्रस्ट होएगा, और अगर 90 डिग्री नहीं है तो ये थ्रस्ट नहीं है। देखो ये कोई सरफेस है, अगर इस पे जो फोर्स मैंने मारी नीचे की डायरेक्शन में ये 90 डिग्री बनाएगी ना, तो ये थ्रस्ट है। लेकिन अगर ये कोई सरफेस है और इस पे फोर्स ऐसे पड़ रही है टेढ़ी, और तो 90 डिग्री एंगल नहीं बना रही, तो ये थ्रस्ट नहीं आएगी। तो जैसे अभी मैंने इस पे ऐसे मुक्का मारा, थ्रस्ट हुआ, और अगर मैंने ऐसे मारा या फिर ऐसे मारा, और अभी मैं जैसे डस्टर से ऐसे मारूं तो ये थ्रस्ट नहीं है।
तो देखो अभी ना मैं सीधा कर दूंगा। अभी मैंने जमीन पे मारी 90 डिग्री की फोर्स, तो ये अभी मैंने अपने आप को थ्रस्ट दिया था और जमीन को भी थ्रस्ट दिया था। लेकिन अब अगर मैं कुछ ऐसा काम करूं जिसमें मैं थोड़ा, देखो थोड़ी मैंने 90 डिग्री की नहीं मारी, मैं थोड़ी सी टेढ़ी फोर्स मारी, जमीन पे थोड़ी टेढ़ी फोर्स मारी, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा आगे गया और ये अभी थ्रस्ट नहीं था क्योंकि 90 डिग्री की फोर्स नहीं थी। तो देखो इस एग्जाम्पल में ना मैं इस गद्दे पे जाके खड़ा हो गया और ये जो दो फालतू के बच्चे हैं इन्होंने गद्दा खींच दिया। अब ये थ्रस्ट नहीं है क्योंकि मेरे पैरों पे साइड की फोर्स लगी, मतलब फोर्स 90 डिग्री की नहीं लगी, इसलिए ये भी थ्रस्ट नहीं है। तो देखो बच्चों ने ना मेरा दिमाग खराब कर दिया, इतना बोलते हैं पता नहीं क्यों। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेशर, और प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर हमने फोर्स बढ़ाई ना तो प्रेशर बढ़ेगा, और अगर हमने एरिया बढ़ाया प्रेशर घटेगा। अब इसको एग्जांपल से लो, चाकू होता है वो इतना तीखा क्यों होता है? क्योंकि उसका एरिया कम करना चाहते हैं, जो बनाने वाले होते हैं वो उसका एरिया कम कर देते हैं, फिर थोड़ी सी फोर्स मारो कट जाएगा। अब अपना हाथ लेके अगर मैं कोई वेजिटेबल पे ऐसे देके मारूं, नहीं कटेगी, फूट जाएगी, पर कटेगी नहीं उतने अच्छे तरीके से क्योंकि मेरे हाथ का एरिया बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से फोर्स ज्यादा होने के बाद भी प्रेशर कम हो गया। अब देखो आप किसी वो मतलब एग्जाम्पल लो, आप कोई कील लो, हाँ कील आप जमीन पे रखो और थोड़ी सी फोर्स मारो अंदर गड़ जाएगी। लेकिन अब हाथी को देखो, हाथी चलता है जमीन पे, हाथी का वेट कितना ज्यादा होता है, मतलब वो जमीन पे कितनी ज्यादा फोर्स मारता है, लेकिन इतने चौड़े चौड़े पैर होने की वजह से वो जमीन में नहीं जाता। क्यों? क्योंकि पैर चौड़ने की वजह से उसका एरिया बड़ा हो गया, और एरिया बढ़ने की वजह से प्रेशर कम हो गया। अब प्रेशर कम हो गया इसलिए तो जमीन पे आराम से चल पाता है। जो एक और एग्जांपल, जो कैमल होता है ना, उसके पैर भी बहुत मोटे होते हैं, तभी वो सैंड पे जब चलता है तो अंदर नहीं धंसता। अगर आप सैंड के अंदर जाओगे तो धंसोगे अंदर, क्योंकि वो जब उसके पैर चौड़े होते हैं तो एरिया बढ़ जाता है, तो एरिया बढ़ने से प्रेशर कम हो जाता है, इसलिए वो आराम से चल पाता है। इसके और अभी लाइव एग्जांपल देखने वाले हैं। तो अभी देखो ये जो बच्चा है, मैंने इस पे फुल फोर्स मारी लेकिन एक गद्दे से मारी। अब गद्दे का एरिया बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इस पे बहुत कम प्रेशर पड़ा और इसको दर्द नहीं हुआ। दूसरी बारी मैंने तकिए से मारी, उसका भी एरिया बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसका प्रेशर घट जाता है और तब भी उसको दर्द नहीं हुआ। लेकिन दूसरे केस में कुछ अलग होता है, देखना। तो देखो ये है एक पेन और इसका एरिया बहुत कम है, तो अभी मैं इसको मारने वाला हूँ। देखो अभी जब मैंने कुलित को, मतलब लाल वाले बच्चे को जब मैंने मारे थे ना, मुख के गद्दे सब मैंने तकिए मारे थे, तब उनका एरिया बहुत ज्यादा था और मैंने फोर्स भी ज्यादा मारी थी, लेकिन एरिया ज्यादा होने की वजह से प्रेशर कम हो गया, और प्रेशर कम होने की वजह से दर्द नहीं हुआ। लेकिन अब मैं बहुत थोड़ी सी फोर्स लगाऊंगा, और क्योंकि इसका एरिया कम है तो इस बच्चे को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन ये शॉफ मार रहा था, मतलब कैमरे के सामने ये अंदर गड़ गया इसके थोड़ा सा, और क्योंकि इसका एरिया कम था तो इसे ऑब्वियसली बात है ज्यादा दर्द हुआ, लेकिन शॉफ मार रहा है थोड़ा सा। मतलब जब इसे मैंने हटा दिया पेन, तब बोल रहे हैं खून दिखने लग गया, वैसे खून नहीं दिख रहा था, लेकिन इसे बड़ा दर्द हो रहा था, ये बताना चाह रहा हूँ मैं। तो अगर आप समझदार हो ना तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। प्रेशर तब बढ़ता है जब एरिया घट जाता है, और एरिया बढ़ता है तो प्रेशर घट जाता है। तो अभी बारी आती है बियॉन्ड फोर्स की। अब ये क्या होता है, ये ना एक फोर्स होती है जो फ्लूइड्स द्वारा एक्सर्ट होती है। फ्लूइड क्या होता है? कोई भी चीज़ जो फ्लो कर सकती है, जैसे लिक्विड या गैस। लिक्विड या गैस फ्लूइड होता है, सॉलिड फ्लूइड नहीं होता। सॉलिड फ्लो थोड़ी कर सकता है, तो लिक्विड फ्लो कर सकता है, गैस भी फ्लो कर सकता है, तो ये दोनों फ्लूइड्स हैं। तो जो फोर्स फ्लूइड्स के द्वारा एक्सर्ट की गई होती है, उस ऑब्जेक्ट के जो उसके अंदर पड़े होते हैं ना, उसे कहते हैं बुओयंट फोर्स। इसे प्रैक्टिकली समझेंगे अभी, लेकिन पहले इतना जान लो कि ये फ्लूइड के द्वारा अप थ्रस्ट प्रोवाइड किया गया होता है हर ऑब्जेक्ट को जो भी उसके अंदर है। अब इसके बाद ना एक बंदा आता है आर्किमिडीज नाम का, फिर आए आर्किमिडीज भाई साहब, और इन्होंने अपने नाम पे एक प्रिंसिपल दे दिया। अब इस प्रिंसिपल के हिसाब से ना आप कैसे, ये हमें ये बताता है कितनी फोर्स कोई फ्लूइड मार रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे। अब देखो आप किसी फ्लूइड के अंदर एक ऑब्जेक्ट डाल दो, अब उस ऑब्जेक्ट ने फ्लूइड में जाके कितना फ्लूइड साइड किया, वो फ्लूइड कलेक्ट कर लो जितना उसने साइड किया। अब उसका वेट ले लो, जो फ्लूइड साइड हुआ है ना उसका वेट ले लो। अब वो जो वेट है ना, वो उतनी जितने वेट आया है उतनी ही फोर्स वो फ्लूइड उस ऑब्जेक्ट पे मार रहा है ऊपर उठाने के लिए। यही होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बताऊंगा कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या था, और बियॉन्ड फोर्स भी साथ साथ समझा दूंगा। देखो अभी इस एक कंटेनर है और इसके अंदर मैंने पानी भर लिया पूरा ऊपर तक, देख रहे हो पूरा ऊपर तक भर लिया। अब ये है एक बॉल,
अभी मैं इसे इसके अंदर डाल दूँगा। तो अभी ना एक सेकंड, पूरी नीचे जा। हाँ अब देखो, जब मैंने इसे इसके अंदर डाल दिया ना बिल्कुल नीचे, तो इसने काफ़ी सारा पानी साइड कर दिया जो बाहर आके इस प्लेट में गिर गया। अब इस पानी का हम वेट लें जितना इसने गिराया है, तो इसका जो वेट है ना वो उसके इक्वल होगा जितनी फोर्स इस पर पड़ रही है। ये नीचे क्यों नहीं जा रहा? देखो ग्रेविटी से खींच रही है, लेकिन फिर भी ये नीचे क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि ये जो पानी है ये इस पर थोड़ा सा अपवर्ड फोर्स मार रहा है, मतलब इस पर थोड़ी बियॉन्ड फोर्स लग रही है, और वो बियॉन्ड फोर्स ज़्यादा लग रही है जिसकी वजह से नीचे नहीं जा रहा। अब ये देखो, अभी 1-2 मिनट के लिए इसको हटा देते हैं। वो थोड़ा सा यहाँ गिर गया। हाँ अब देखो, ये इसके अंदर जो पानी है, हम इसका वेट लेना तो इसका वेट पक्का इससे ज़्यादा आएगा, इस बॉल से ज़्यादा आएगा, और तभी ये बॉल तैर रही है। अगर इसका वेट इससे कम हुआ, इस पानी का वेट इससे कम हुआ, तो ये अंदर डूब जाएगी। ठीक है, यही होती है बियॉन्ड फोर्स और आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो फाइनली ये चैप्टर ख़त्म हो गया, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ आने लगा और आपको अगर ऐसी वीडियो और देखनी है तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना, और बाय।